तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे और चकाचक होंगे। स्वागत है आप सभी का इट्स प्रॉडजी के यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग देख रहे होंगे कि अभी कुछ दिनों से लाइव क्लासेस नहीं आ रहे हैं। तो लाइव क्लास नहीं आने के पीछे का रीजन है, मैं सिंपैथी नहीं लेना चाह रहा हूँ। मैं बस बता रहा हूँ कि कुछ दिनों से हमारे कंटिन्यू जो तबीयत है वो ऊपर नीचे अप एंड डाउन हो रही है, जिसके वजह से वो कंसिस्टेंसी रुकी हुई है। इसीलिए मैं रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर पढ़ाने के समय में अगर वो चीज़ें निकल रही हैं तो यहाँ पर एडिट कर दिया जाएगा। तो होपफुली बहुत जल्दी तबीयत हमारा सही होगा और फिर से हम लोग कंटिन्यू नीट के लिए वापस हम लोग आ जाएंगे आप लोगों के बीच में, जितना सहयोग हो सके। तो आज हम लोग इस रिकॉर्डेड वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, तो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक वो हिस्सा जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं उस हार्मोन्स वाले सेक्शन से बनते हैं, जिनको हम लोग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। जी हाँ, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हार्मोन्स का फादर, यानी नहीं फादर नहीं कह सकते हैं, हाँ काइंड ऑफ, जैसे ग्रोथ हार्मोन्स को हम लोग मानते हैं सुपीरियर, ठीक उसी तरीके से प्लांट के अंदर जो सुपीरियर हार्मोन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिन कहते हैं। तो आज का क्लास हम लोग सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू चलेंगे और सिर्फ बात करेंगे किसकी, ऑक्सिन की। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट द ऑक्सिन्स। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, अपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, 9th में नहीं पढ़ा होगा लेकिन 10th में जरूर पढ़ा होगा। उसमें बच्चों ने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में बच्चे ने पढ़ा होगा। तो फोटोट्रॉपिज्म के समय में देखा होगा कि जो टीचर ने हमें पढ़ाया कि जैसे ही लाइट आता है लाइट की तरफ हम लोग बेंड हो जाते हैं, प्लांट जो होता है वो बेंड हो जाता है। तो वो एक्चुअली में क्या होता है, किसके कारण बेंड होता है, तो आज सभी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, एकदम कंसेप्चुअल चीजों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का ऑक्सिन वाला पार्ट, है ना। तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे बाबू दिख रहा है ना, कि स्क्रीन पे क्या दिख रहा है कि यहां पर बताया गया है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है। रेगुलेटर्स उनको बोला जाता है जो कि ग्रोथ में पार्टिसिपेट करे, उनको ही क्या कहा जाता है, ग्रोथ में रेगुलेटर्स। तो ये ग्रोथ बढ़ भी सकता है और ये ग्रोथ नहीं भी हो सकता है। तो उन दोनों के केस में हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, रेगुलेटर यूज करते हैं। आज आपने देखा होगा कि जो गैस है तो गैस के ऊपर भी रेगुलेटर लगा रहता है ना। तो रेगुलेटर से चीजें तेज भी होती हैं और कम भी होती है, वही चीज है। तो चलो बिना ज्यादा समय गवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि फाइटो हार्मोन्स के बारे में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनके पहले क्या पढ़ लेते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि यार जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं उनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है, करेक्ट। तो हम लोग उनके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहला दिया हुआ है कि द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर, ये स्मॉल होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल्स होता है और डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन होता है। जैसे कि हमारी ये पांचों उंगलियां, तो पांचों उंगलियां तो सेम नहीं होंगी। ठीक उसी तरीके से ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन ये तो बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। तो इनके केमिकल कंपोजिशन में हम लोग थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। दे कुड बी इंडोल कंपाउंड, ये इंडोल कंपाउंड। अब ये इंडोल कंपाउंड क्या होता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इंडोल कंपाउंड, है ना। बायोलॉजी के समझ में इंडोल कंपाउंड को मैं अगर आपको समझाऊं तो डबल बेंजीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो इंडोल कंपाउंड में आता है, और ब्रीफ में आपको केमिस्ट्री में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो इंडोल 3 एसिडिक एसिड यानी कि IAA, है ना। तो ये जो IAA दिया गया है ये आपके क्या है, ये है नेचुरल ऑक्सिन, है ना। क्या है ये, नेचुरल ऑक्सिन है। इससे क्वेश्चन बाबू फ्रेम हो सकता है, इससे क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्रेम हो सकते हैं कि भाई IAA का क्या सीन है। तो बाबू IAA जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नेचुरल ऑक्सिन। क्या हो जाएगा वो, नेचुरल ऑक्सिन, जो बेसिकली हम लोग कहां से ऑब्टेन करेंगे, प्लांट से ऑब्टेन करेंगे, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, वो हो गया आपका एडेनिन डेरिवेटिव्स। क्या हो गया बाबू, एडेनिन डेरिवेटिव्स।
तो डेरिवेटिव्स का मतलब होता है उसका ग्रुप, उसका टाइप्स, ठीक है, जिसमें आपका आ जाएगा N6, है ना, फर फ्यूरिलाइन एमिनो प्यूरिन और क्या आ जाएगा काइटिन, ठीक है। तो ये बेसिकली जो काइटिन वर्ड यहां पर आया, ये काइटिन वर्ड बेसिकली बाबू ये बात होता है किसके बारे में, साइटोकाइनिन, करेक्ट, किसके बारे में बात हुआ, साइटोकाइनिन के बारे में बात हुआ, आपने पढ़ा होगा साइटोकाइनिन, है ना, यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन। तो इनको जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं ना, इनको कहां से ऑब्टेन किया जाता है, ये ऑब्टेन होते हैं बेसिकली कहां से, तो ये तो हो गया नेचुरल ऑक्सीजन, तो ये कहां से ऑब्टेन होंगे, ये प्लांट से ऑब्टेन होगा, करेक्ट, ठीक है। ये कहां से होगा साइटोकाइनिन, काइनिन, ठीक है, ये साइटोकाइनिन कहां से आएगा, तो ये आएगा हर्किंग, ठीक है, ये वो क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, यहां पर लिखेंगे हम लोग फिश के स्पर्म से, हर रिंग जिसको बोला जाता है, ठीक है, हर रिंग कहा जाता है, तो उस प्लांट उस फिश के स्पर्म से क्या आता है, साइटोकाइनिन। उसके बाद दिया हुआ है डेरिवेटिव्स ऑफ कैरोटेनॉइड्स, जिसमें आ गया आपका एब्सिसिक एसिड आ गया, करेक्ट, क्या आ गया, एब्सिसिक एसिड आ गया, है ना, टर्पेंस में जिब्रेलिक एसिड आ गया, जिसमें Ga3 है, ये Ga3 कहां से आ जाएगा, ये Ga3 आपका फंगस से आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है इथेलिन गैस C2H4, तो ये कैसा है, तो ये आता है आपके मिथोनिन ग्रुप से आता है, क्या आता है बच्चा, ये मिथोनिन ग्रुप से आने वाला आपका एक ये आपका हार्मोन होता है, ठीक है, हार्मोन है ये। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर वेरियसली डिस्क्राइब एज अ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंस, इसीलिए हम लोग इसको लिटरेचर में क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग लिटरेचर में क्या पढ़ते हैं, इसको हम लोग लिटरेचर में क्या पढ़ते हैं, तो इसको हम लोग लिटरेचर में बाबू पढ़ते हैं क्या, फाइटो हार्मोन, क्या पढ़ते हैं इसको, फाइटो हार्मोन्स पढ़ते हैं। तो ये बात पता होना चाहिए। तो पहले पैराग्राफ में ये बता दिया गया कि पांचों जो हार्मोन्स है वो किस किसके डेरिवेटिव्स है, तो आपको याद होना बाबू, याद करना पड़ेगा बाबू कि ये डेरिवेटिव्स क्या क्या है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो अपना पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब सेकंड पॉइंट पर आते हैं, इसमें लिखा है कि द पीजीआर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन अ लिविंग प्लांट बॉडी, ठीक है। हमारे पास प्लांट हार्मोन के 5 हार्मोन हैं, इन पांचों हार्मोन को हम लोग बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए। तो एक कैटेगरी वैसा है जो कि ग्रोथ को प्रमोट करता है, एक कैटेगरी ऐसा है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, यानी कि रोकता है, ठीक है। उसमें भी एक ऐसा हार्मोन हम लोग पढ़ेंगे जो दोनों के ग्रुप में आएगा, है ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वो कौन सा हार्मोन है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, साथ में प्लांट के अंदर ग्रोथ के इनहिबिशन यानी कि उसको रोकता भी है ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक ग्रुप है, वन ग्रुप ऑफ पीजीआर आर इन्वॉल्व इन ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज सच एज सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट एंड द पैटर्न फॉर्मेशन, ठीक है। अब ये जो पैटर्न फॉर्मेशन का मतलब होता है ना, पैटर्न का मतलब हो गया कि स्पेशलाइज्ड सेल, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे स्पेशलाइज्ड सेल हो जाएंगे, ठीक है। इनका शेप हो जाएगा करेक्ट, इनकी साइज हो जाएगी करेक्ट, इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा करेक्ट, जाइगोट फॉर्मेशन, है ना, जाइगोट फॉर्मेशन करेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है बाबू किस में आएंगी, पैटर्न के फॉर्मेशन में आएंगे, ठीक है। ट्रॉपिक ग्रोथ हो गया, ट्रॉपिक ग्रोथ का मतलब होता है ट्रॉपिज्म, आपने पढ़ा होगा जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म, तो उनमें, ठीक है। उसके बाद अच्छे अच्छे फ्लावर, है ना, फ्रूटिंग आना यानी कि फ्रूट्स का डेवलपमेंट होना, सीड का फॉर्मेशन। तो इनमें जितने भी हार्मोन्स जो लगे रहते हैं ना, ये सारे जो हार्मोन्स हुए बाबू वो उसको ग्रोथ के लिए है, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, ठीक है। तो इनको क्या बोलते हैं, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। अब इसमें क्या क्या कैटेगरी है भाई, अब इसमें क्या क्या कैटेगरी है, तो इस कैटेगरी में आपके आ जाएंगे एक ऑक्सीन, ठीक है, ऑक्सीन आ गया। उसके बाद
जिबरेलिन आ गया, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, साइटोकाइनिन आ जाएगा। करेक्ट, इतनी चीजें दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो ये जितने भी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या है आपकी, प्लांट ग्रोथ। तो आपको याद रखना है कि प्लांट ग्रोथ के डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, क्या आ जाएगा उसमें, जिब्रेलिन्स आ जाएंगे, क्या आ जाएगा उसमें, तो हमारा साइटोकाइनिन आ जाएगा, ठीक है, पीजीसी। द हाँ, अब अगला ग्रुप है, द पीजीआर ऑफ द अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट रिस्पॉन्स टू वुंड। भाई प्लांट को भी घाव होते हैं, प्लांट के पत्ते को जब तोड़ा जाता है तो उनके भी क्या होते हैं, घाव होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके पास स्ट्रेस ऑफ बायोटिक और एबायोटिक रीजन भी होता है, जैसे कि बाढ़ आ जाना, बाढ़ नहीं, सुखाड़ आ जाना, ड्राउट आ जाना। तो उस कंडीशन में प्लांट को भी चाहिए एक मेंटेनेंस, ठीक है। तो वहां पर जो हार्मोन हमारे इन्वॉल्व होते हैं वो हार्मोन जो है हमारे वो होंगे आपके एब्सिसिक एसिड और इथेलिन, करेक्ट। दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटीज सच एज डॉर्मेंसी। यहां पर डॉर्मेंसी का मतलब क्या होता है, बहुत बार बच्चे को डॉर्मेंसी में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो डॉर्मेंसी का मतलब होता है यहां पर कि सीड डज नॉट ग्रो, सीड डज नॉट ग्रो, उसको ही क्या बोला जाता है, डॉर्मेंसी कहा जाता है, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एब्सिशन। एब्सिशन का मतलब क्या होता है, मैं यहां पर लिख देता हूं। एब्सिशन का मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है फॉल ऑफ लीव्स, फॉल ऑफ क्या हो जाएगा, लीव्स। तो इन सब चीज को भी कंट्रोल करने के लिए भी हमारे पास हार्मोन है। सिर्फ प्लांट में ग्रोथ हो, ठीक है, और जो पुराने पत्ते हैं वो ना टूटे, ओल्ड लीफ ना टूटे, तो फिर नए कैसे आएंगे। तो ओल्ड लीफ को तोड़ने के लिए, है ना, या फिर जो पका हुआ फल है वो गिर जाए, तो इसके लिए भी प्लांट क्या करते हैं, हार्मोन रिलीज करते हैं। साथ में सीड का जर्मिनेशन रुका हुआ रहे, उसके लिए भी प्लांट क्या करते हैं, दे सीक्रेट द हार्मोन। तो बेसिकली यहां पर प्लांट को हम लोग दो कंडीशन में डिवाइड कर दिए हैं बच्चा। एक हो गया जो सेल के ग्रोथ के लिए या फिर प्लांट के ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, और एक जो हो गया जो उसके अगेंस्ट में आता है। लास्ट में जब हम लोग आएंगे तो आप देखोगे क्या कि इथिलीन कुड बी फिट इधर ऑफ द ग्रुप्स, बट इट इज लार्जली इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटीज। कहने का मतलब है कि मैंने क्या बोला कि कमेंट करके बताइए, इसमें लिखा हुआ है कि इथिलीन एक ऐसा है कि जो दोनों ही ग्रुप में शामिल है, एक जो प्लांट के ग्रोथ के लिए भी शामिल है और एक जो प्लांट के ग्रोथ के इनहिबिट यानी कि उसके अगेंस्ट में भी क्या है वो शामिल है। तो बाबू ये याद रखना कि इथिलीन जो है वो दोनों में ही आएगा, इथिलीन क्या होगा, दोनों में ही आएगा। तो ये पैराग्राफ अपना क्या हो गया, कवर हो गया, करेक्ट। अगले देखो, इसको बाद में समझेंगे क्योंकि इसको समझने के लिए हम लोग को यहां पर बात करना होगा कि द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये आपके एनसीईआरटी का अगला लाइन है, अगला टॉपिक है, इसको समझ जाओ बहुत बेहतर तरीके से। तो इसको जब हम लोग समझ जाएंगे ना तो बहुत सारे डायग्राम जो है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआर हैव बीन एक्सीडेंटल, यानी कि जो पांचों जो हार्मोन जो डिस्कवर किए गए वो सारे के सारे क्या थे, एक्सीडेंटल थे। तो भाई एक्सीडेंटल ये ग्रोथ हो गया जो कि आपके सिलेबस में ऐड हो गया और आपके माथे के दर्द हो गया। लेकिन इसके बियॉन्ड सोचिए कि प्लांट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज होता है, ये हमें कैसे पता चलता, ठीक है, ये बेंड कैसे हो रहे हैं सन के अगेंस्ट, तो कैसे पता चलता। तो एक्सीडेंटली जो चीजें हुई हैं अच्छी हुई हैं, ठीक है। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन, है ना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, बिना इनके नाम का बायोलॉजी कैसे हो सकता है। चार्ल्स डार्विन जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इवोल्यूशन हम लोग कहते हैं। तो चार्ल्स डार्विन और उनके बेटे, है ना, फ्रांसिस डार्विन, यानी कि बाप बेटे ने मिलकर के ये सारे एक्टिविटी को क्या कर रहे थे, ये ऑब्जर्व कर रहे थे। व्हेन दे ऑब्जर्व दैट द सिलोप्टाइल्स ऑफ, है ना, कैनरी ग्रास respond to unilateral illumination by growing towards of the light source, जिसको क्या बोला जाता है, फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। अब इस पूरे लाइन को समझने के लिए थोड़ा सा बाबू यहां पर ध्यान दो, ठीक है थोड़ा सा ध्यान दीजिए।
कि सपोज टू बी हमने यहां पर क्या बनाया, तो हमने यहां पर एक बना दिया यंग स्टेम, करेक्ट। क्या बना दिया यहां पर हम लोगों ने, एक यंग स्टेप बना दिया, हम लोग स्टेम बना दिया हम लोगों ने, ठीक है। उसके ऊपर ये छोटे 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 क्या हो जाएंगे, ये फ्लोरल प्राइमोडियम है, करेक्ट। क्या हो गया, प्राइमोडियम है। और इसके जस्ट ऊपर, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ये बन गया हमारा सिलोप्टाइल, जिसको हम लोग मॉर्फोलॉजी में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो सबका नामकरण करते हैं हम लोग। तो ये हो गया सिलोप्टाइल, ऊपर वाला पॉइंट हो गया आपका एपिकल, ये हो गया फ्लोरल प्राइमोडियम, ठीक है, ठीक है। तो ये एक बेसिकली हम लोगों ने क्या कर लिया, एक प्लांट का एक छोटा सा क्या कर लिया, ये पार्ट ले लिया हम लोग, जिसमें एक यंग स्टेम है, फ्लोरल प्राइमोडियम है, सिलोप्टाइल और एपिकल है। हमें किससे लेना देना है, हमें इस सिलोप्टाइल से क्या करना है, हमें लेना देना है। तो इस पर्टिकुलरली सिलोप्टाइल को, है ना, ये एक जनरल स्ट्रक्चर बना लिए। अब इसके बाद जरा सा नीचे आएंगे हम लोग, नीचे आने के बाद फिर से ये स्ट्रक्चर को हम लोग क्या करते, तैयार करते। देखो देखो क्या मजेदार चीजें होती हैं, जो कि 10th क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में नहीं समझा, पढ़ा था कि भाई ऐसा क्यों होता है, ये बेंड क्यों होता है, ये बेंड होने के पीछे का रीजन क्या है। तो हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को तो नहीं बनाएंगे, ठीक है। एक हो गया हमारा सिलोप्टाइल, ठीक है, ये देखो ये रहा सिलोप्टाइल और उसके ऊपर हो गया एपिकल। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, आप सीधे समझो, यहां पर बना लेते हैं हम लोग, ये रहे हमारे सूरज भगवान, क्योंकि इनको रिस्पॉन्स करना है ना फोटोट्रॉपिज्म, तो फोटोट्रॉपिज्म के लिए यहां पर क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए। अब होता क्या है, बड़ा ध्यान से समझो, देखो अब इनका जो लाइट जो पड़ा यहां पर, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, स्टिम्युलस चेंज अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड द स्टिम्युलस, करेक्ट। अब इस सेक्शन में हम लोग दो सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। इस डब्बे के अंदर हम लोग दो सेक्शन बनाते हैं। एक सेक्शन हो गया हमारा ए और एक सेक्शन हो गया हमारा बी, करेक्ट। आपको दिख रहा होगा ए और बी दिखा हमें, ठीक है। अब देखो, अब जो बी वाला एरिया है, अब ये जो बी वाला एरिया है ये एकदम डायरेक्ट सन के कॉन्ट्रास्ट में है, तो इसको हम लोग लिख दे क्या, इसके लिए देखो वर्ड यहां पर लिखा हुआ होगा, आपको मैं कोरिलेट कराता हूं, है ना, इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन। तो ये हो गया इल्यूमिनेट, और जो ये वाला है जहां पर सन एब्सेंट है, इसको क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन इल्यूमिनेट। क्या कहेंगे हम लोग इसको, नॉन इल्यूमिनेट कहेंगे। आपको ये समझ में आ रहा है कि जो देखो जो सन के सामने है दैट कुड बी द इल्यूमिनेट, जो सन के सामने है, और जो सन के पीछे है दैट कुड बी नॉन इल्यूमिनेट। आई बात समझ में, वो क्या है आपका नॉन इल्यूमिनेट। अब होता यह है कि जैसे ही सन का रे पड़ता है बी के ऊपर, ठीक है, तो यहां से लाइट की जो फ्रीक्वेंसी हो जाती है बी के ए के पास, और ए जो कि सन के कॉन्ट्रास्ट में नहीं है, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, है ना, इट स्टार्ट टू सिक्रीट्स केमिकल। ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये केमिकल स्टार्ट करते हैं सिक्रीट करना, यहां पर लिख देते हैं ना केमिकल्स, ठीक है। केमिकल यहां से स्टार्ट हुआ सिक्रीट करना, है ना, तो केमिकल्स है ये, दे ऑल आर कॉल्ड द केमिकल्स। अब इस केमिकल्स के सिक्रीशन के कारण, है ना, तो इधर का वेट ज्यादा हो गया, तो इधर वेट कम हो गया। तो जैसे ही यहां से जो हार्मोन निकले, इन्होंने अपना सारा का सारा वजन कहां डाल दिया, बी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ए के तरफ से तो क्या हुआ, हार्मोन रिलीज हुआ, और ये गया और बी के ऊपर क्या हो गया, बेंड हो गया, क्योंकि बी वाले पे कोई चीज सीक्रेट नहीं हुआ। तो ये देखेंगे तो बी वाला जो एरिया है, यानी ये वाला जो एरिया है,
ये बाद में जाकर के ऐसे बेंड हो जाएगा। तो ये जो सन के तरफ जो बेंडिंग हो रही है वो एक केमिकल के सिक्रीशन के बाद हुई है, विच सिक्रीट फ्रॉम द टिप, है ना, यहां से टिप, यहां से ये चीजें सिक्रीट होंगी। तो यहां से केमिकल क्या हुआ, केमिकल क्या हुआ, सिक्रीट हुआ। इस केमिकल को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, इस केमिकल को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं बाबू, ऑक्सीजन। तो इस टिप के ऊपर ऑक्सीजन के सिक्रीट होने के कारण जब वो नीचे के तरफ आया, अपने टारगेट के पास आया, नीचे के तरफ आया, तो जैसे जैसे सिक्रीट हुआ वो उसके ऊपर क्या बनाया, एक बेंड बनाया, एक उसके ऊपर प्रेशर लगाया। और जब प्रेशर लगाया जिसके वजह से वहां पर क्या हो गया, जिसके वजह से क्या हो गया कि अब ये क्या करेगा कि अब ये इधर के तरफ क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। समझ में आया होगा बढ़िया से तो बाबू आप जरूर कमेंट में कुछ भी लिख दीजिएगा, है ना। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब इस चीज को, है ना, अब इस चीज को यहां से पढ़िए, क्या लिखा हुआ, ऑब्जर्व दैट द सिलोप टाइल ऑफ कैनरी ग्रास respond to unilateral illumination by growing towards the light source phototropism, है ना, यूनी एक तरफ, ठीक है। After a series of experiment it was concluded that the tip of silope tile was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire silope tile, जो डायग्राम में दिया हुआ है। मतलब समझ में आया, यानी कि पता चला हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई एक्चुअली में ये बेंडिंग होती क्यों है। तो बेंडिंग इसलिए होती है बच्चा क्योंकि यहां से क्या सिक्रीट हुआ, ऑक्सीजन सिक्रीट हुआ। ऑक्सीजन के प्रेशर से वो क्या हुआ, बेंड हुआ। क्या हुआ, बेंड हुआ। करेक्ट। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय FW went from the tip of silope tile of oat seedling, है ना। अब देखो इस डायग्राम को देखिए, है ना, यहां पर 4 डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका बेंड हो रहा है कि नहीं, देखो एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टिप ऑफ द सिलोप टाइल इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, एरोज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट आपकी कहां जा रही है, इधर से जा रही है। लाइट कहां से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है। ये डायग्राम को बहुत ध्यान से देखना है बाबू। देखो ये जो पोजीशन है, ठीक है, ये जो पोजीशन है, तो टिप 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 कवर्ड बाय ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, या जो मान लो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। तो सन का रे आया, ट्रांसपेरेंट है, तो सारा एक्टिविटी हो गया। तो ये क्या कर गया, तो भाई ये क्या कर गया, ये बेंड कर गया, ठीक है। डीसी वाले में इसके जो टिप है, ये जो वाला टिप, ये कवर्ड है। कवर्ड किससे है, तो ये कवर्ड है ओपेक ऑब्जेक्ट से। तो ये बेंड हुआ, ये बेंड होगा, तो बेंड होगा नहीं। इसका यहां पर क्या है, एब्सेंस ऑफ सिलोप टाइल, यहां पर एब्सेंस हो गया सिलोप टाइल, तो ये बेंड होगा, यानी कि ये भी बेंड होगा नहीं, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करें, ए वाली की बात करें, तो अब बताओ कि वो बेंड होगा कि नहीं, ए वाला जो होगा वो बेंड होगा कि नहीं, है ना। ये आप कमेंट करके बताइएगा कि ए वाला बेंड होगा कि नहीं। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो तो ये बात किसकी हुई, ऑक्सीजन की, कि ऑक्सीजन का डिस्कवरी का क्या सीन था, कैसे हुआ। अब उसके साथ साथ और भी चीजें हैं, जैसे कि एक और दिया हुआ है, द बैंकेन फूलिश सीडलिंग डिजीज ऑफ द राइस सीडलिंग वाज कॉज्ड बाय अ फंगल पैथोजन जिसका नाम था जिब्रेला फुजिकोराइक, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ, फुलिश सीडलिंग, तो ये जापान का था शायद। तो इसमें क्या देखा गया कि इस तरह के प्लांट में, जो राइस का जो प्लांट है यार, इसके अंदर लेंथ बहुत ज्यादा हो रही थी। मतलब कि इसमें लेंथ इतना ज्यादा हो रहा था क्योंकि ये लग ही नहीं रहा था कि यार ये राइस है, ठीक है। हम लोग अपने आसपास राइस जो देखते हैं वो कितना रहता है, 3-3.5 फीट मैक्स टू मैक्स। इनके यहाँ ये हाइट बढ़ती चली गई, तो लोगों को लगा यार कि ये राइस का
प्लांट इतना लंबा कैसे हो रहा है, क्या रीजन है इसके पास कि भाई इसमें लंबाई बढ़ते जा रही है। तो इन्होंने पाया यार इसके अंदर एक फंगल पैथोजन आ गया है, जिब्रेला फिजिकोराई। तो इनको ई कोर्सोवा 1926 में रिपोर्टेड द अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम ऑफ द डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेराइल फिल्ट्रेट्स ऑफ द फंगस। तो ऐसे प्लांट जो कि बहुत ज्यादा लेंथ में बढ़ रहा था, उसके पीछे का क्या था, जिब्रेला। तो उसको ठीक करने के लिए इसी फंगस से उस जीन को निकाला गया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला गया, वापस उस प्लांट में दिया गया, जिसके वजह से जो प्लांट में टॉलरेंस बढ़ रही थी वो अब क्या हो गई, कम हो गई। वो क्या हो गई, कम हो गई। करेक्ट। द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाई एज अ जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, तो भाई ये चीज ऑब्जर्व किया गया कि आखिर इतनी लेंथ बढ़ क्यों रही है, तो उसके कारण तो जिब्रेलिन वाला काम खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या आया नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है कि एफ स्कोक एंड हिज को-वर्कर ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको स्टेम द कैलस अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रोलिफरेटिव का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, only if in addition to oxygen the nutrients medium was supplemented with one of the following extent। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या करना है, देखो इसमें करना ये है कि ये मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या ले लिया, बीकर, क्या ले लिया, बीकर। करेक्ट। उसके बाद हम लोगों ने क्या लेना है, एक इंटरनोडल टिश्यू, है ना, क्योंकि इंटरनोड वाला क्या होता है, ग्रोथ ज्यादा करता है इंटरनोडल। ये रहा इंटरनोडल। करेक्ट। इस इंटरनोडल में हम लोगों को क्या मिला देना है, स्वाद अनुसार क्या मिला दीजिए, स्वाद अनुसार इसमें मिला दे हम लोग ऑक्सीजन। करेक्ट, क्या मिला दिए, ऑक्सीजन मिला दिए। तो सबका नाम लिख ले, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन, ये क्या हो गया, इंटरनोडल ऑफ टोबैको। ठीक है। अब इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया कि अब इसमें हम लोग, अब इसमें सारी चीज वही थी, अब इसमें हम लोगों ने क्या ऐड कर दिया, देखो किताब में क्या लिखा है कि इनमें से वैस्कुलर टिश्यू लीजिए, ईस्ट ले लीजिए, है ना, या फिर कोकोनट का मिल्क क्या कर दीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। क्या किया, इंटरनोडल टिश्यू है, प्लांट है टोबैको का, तो वो हो गया, ऑक्सीजन डाल दिए। अब इसके बाद क्या डाल देना है कि इसमें हम लोग को ऐड कर लेना है, सपोज टू बी दिया हुआ है कोकोनट का मिल्क अलग से। पहले से क्या क्या है, ऑक्सीजन है, पहले से क्या है इसमें, बस हमने क्या ऐड किया, कोकोनट मिल्क। अब जो यहां पर जो टिश्यू तैयार हुआ, अब जो यहां पर जो टिश्यू तैयार हुआ, अब ये जो टिश्यू है, बहुत सारे टिश्यू हैं, बहुत सारे टिश्यू हैं, बहुत सारे टिश्यू हैं। अब ये क्या स्ट्रक्चर तैयार कर लिए, ये स्ट्रक्चर क्या तैयार कर लिए, कैलस। याद है आपने पढ़ा था माइक्रो प्रोपेगेशन में कैलस, उसमें वो चीज नहीं बताई गई थी कि यार इसमें क्या कुछ ऐड भी करना है। तो ये जब ऐड हुए तब इनके सेल का डिवीजन हुआ। तो जब सेल का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, तो क्या बोलेंगे उसको, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, साइटोकाइनेसिस। जो मैंने बताया था कि हर रिंग ऑफ फिश के स्पर्म से निकलता है, ये नेचुरल नहीं है ना, ये वो फिश के स्पर्म से आता है। करेक्ट, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक बाबू समझ में आ गया हो तो जरूर कमेंट में अपना कंटेंट, आपका जो कंटेंट है वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है। अब ये जो कैलस है, ठीक है, ठीक है, एक्सटेट। अब यहां देखो, मिलर एट ऑल 95 लेटर आइडेंटिफाई एंड क्रिस्टलाइज द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म एज काइनेटिन। यानी कि इसके सेल के ग्रोथ को जो एक्टिव कर रहा है, इसके सेल के ग्रोथ को जो एक्टिव कर रहा है, वो एक्टिव कौन कर रहा है, एक्टिव डिवीजन कौन कर रहा है, एक्टिव डिवीजन कौन किया, साइटोकाइनिन। ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोकाइनिन। करेक्ट, समझ में आ गया। तो ऑक्सीजन हो गया, जिब्रेलिन्स होगी और साइटोकाइनिन होगी। अब क्या है हमारे पास, अब देखो क्या है
ड्यूरिंग मिड 1960 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, 3 अलग अलग रिसर्च कर रहे थे, रिपोर्टेड द प्यूरिफिकेशन एंड द केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर। अब ये ऐसे हैं जो उसके अगेंस्ट में क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो जो अगेंस्ट में काम करता है उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्टिक। इसमें 3 कौन कौन से हैं आपको याद होने चाहिए बाबू, है ना, आप इसको याद करके रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखना है। कौन कौन सा 3, तो इनहिबिटर बी, ठीक है, एब्सेसिक एब्सिशन 1, ठीक है, फिर डॉर्मिन डॉर्मिन। इन तीनों को आपको याद रखना है कि 3 इनहिबिटर, इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2 और डॉर्मिन। लेटर ऑल 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल, क्योंकि सारे के केमिकल इक्वेशन सेम था तो इनको एक ही नाम दे दिया गया, और वो एक नाम क्या हो गया, है ना, जब सबका नेचर ही एक है तो एक ही नाम दे दीजिए ना भाई। तो इनका नाम क्या पड़ गया आपका, एब्सेसिक एसिड, जिसको क्या बोला जाता है, ABA। यानी कि ABA के अंदर 3 चीजें इन्वॉल्व है, तब जाकर के ABA बना है। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। हाँ, HS Cousin 1910 confirm the release of volatile substance from ripened orange, है ना। तो 1910 में पता चला कि ऑरेंज जो होता है एक वोलेटाइल केमिकल को रिलीज करता है, और उस ऑरेंज के बगल में उन लोगों ने क्या रख दिया था, कच्चा केला रख दिया था। अब जो ऑरेंज से जो चीजें केमिकल निकल रही थी, अब उस ऑरेंज पे जाकर के उस ऑरेंज को क्या कर रहा था, वो पका, जो ऑरेंज से जो निकला वो केला को पका दे रहा था। तो उससे गैसियस फॉर्म में निकला एक हार्मोन कह लीजिए, वो गया और जाके कच्चे केले को क्या कर दिया, वो पका दिया, ठीक है। तो राइपेंड ऑरेंज, है ना, दैट हैज द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड अनरिपेंड राइपेंड बनाना, और लास्ट में इसका भी नाम क्या कर दिया गया, तो इसको गैसियस हार्मोन नाम में रख दिया गया, जिसको हम लोग इथिलीन पढ़ते हैं। करेक्ट, यहां तक चीजें आपको समझ में आई, ऑक्सिन का, जिब्रेलिन्स का, साइटोकाइनिन का, एब्सिसिक एसिड का और इथिलीन का, ठीक है, आई बात समझ में। हाँ, अब देखो, अब ये लास्ट पैराग्राफ है हम लोग का ऑक्सिन के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि क्या चीजें हैं। देखो, ऑक्सिन फ्रॉम ग्रीक ऑक्सिन टू ग्रो वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, है ना। पहली बार जो इसको हम लोग ऑब्टेन किए थे, कहां से, ये ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होती है, उस मेटाबॉलिज्म में ये अपने आप को चेंज नहीं कर पाया, तो यानी नॉन मेटाबोलाइज है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिडिक एसिड, जिसके बारे में मैंने बोला कि ये नेचुरल है, सिंथेटिक नहीं है, ये नेचुरल है। एंड अदर नेचुरल सिंथेटिक कंपाउंड्स हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टीज। लेकिन IAA क्या है हमारा, ये नेचुरल है। दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपेक्सेस ऑफ द स्टेम एंड रूट, ठीक है। तो ऑक्सिन जो होता है वो जनरली कहां होता है, वो आपके एपिकल एरिया में आएगा, एपिकल एरिया में आएगा। मैक्सिमम कहां, मैक्सिमम कहां, मैक्सिमम कहां, मैक्सिमम स्टेम में, मैक्सिमम स्टेम में, और मिनिमम कहां, रूट में। मैक्सिमम कहां, स्टेम में, मिनिमम कहां, रूट में। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ देयर एक्शन, है ना। ये माइग्रेट आपने बताया था ना, ए और बी, ए के ऊपर सन आया था, उसका स्टिमुलस बी पे गया, बी ने क्या रिलीज किया था, एक केमिकल, और वो माइग्रेट होकर के नीचे की तरफ गया, करेक्ट, उसकी बातें हो रही हैं, ठीक है। ऑक्सिन लाइक IA8 इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। तो IAA भी प्लांट से और IBA भी प्लांट से, ठीक है। NN1 है ना, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, एंड 2,4-D24 है ना, डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक आर, इनको क्या बोलते हैं, सिंथेटाइक, यानी कि इनको क्या किया गया है, तो इनको लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, तो ये याद होना चाहिए, ठीक है। जितने भी हैं ऑक्सिन, इनका इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर में करते हैं, और किस में करते हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर किया जाता है, ठीक है। दे हेल्प टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एज एन एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर द प्लांट प्रोपेगेशन। ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स,
ठीक है, दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट्स द एब्सिशन ऑफ ओल्डर। देखो ये लाइन को समझो, ये लाइन को समझिए, ठीक है, ठीक, एक से समझो। देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो होता है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन एट द सेम टाइम वही ऑक्सीजन है ना एब्सिशन भी कराता है, यानी कि जो पुराने पत्ते हो चुके हैं उनको वो गिराने में भी क्या करता है, मदद करता है। आप विथड्रॉ हो जाइए, ठीक है, वो आप विथड्रॉ हो जाइए। देखो ये रहा हमारा प्लांट का लीफ, ठीक है, ये हो गया न्यू लीफ, न्यू लीफ, ये हो गया ओल्ड लीफ, है ना, वो था न्यू लीफ, ये क्या था, ओल्ड लीफ। तो अब इस ओल्ड लीफ को हटना है क्योंकि तब ना नए प्लांट आएंगे, तो इसका क्या होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, एब्सिशन हो गया, यानी कि ये यहां से क्या हो जाएंगे, ये यहां से, ये यहां से क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे यानी कि ऑक्सीजन रेगुलेट किया, किसको रेगुलेट किया, ऑक्सीजन किसको रेगुलेट किया, तो एब्सिशन को रेगुलेट किया, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन उसको प्लांट को जो पुराने लीफ हो गए उनको हटा भी रहा है, और नए प्लांट के लिए क्या है, वो भगवान भी है, ठीक है, वो भगवान भी है। आई बात समझ में, ठीक है, ये बातें हो गई। अब देखो ये वाला पॉइंट, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस क्या होता है, तुम करेक्ट समझिए कि एपिकल डोमिनेंस क्या होता है। देखो इसको मैं मिटा देता हूं और समझिए एपिकल डोमिनेंस। एक छोटा सा एग्जांपल समझना छोटा सा एग्जांपल, और ये मैं बता रहा हूं कि ये रहा एपिकल। अगर एपिकल को मैं कर दूं रिमूव, अगर एपिकल को मैं कर दूं रिमूव, तो क्या वहां से निकलेगा ऑक्सीजन, हाँ या ना जवाब दो। अगर मैं कर दूं एपिकल को रिमूव तो क्या वहां से निकलेगा ऑक्सीजन, तो आंसर आएगा नहीं। तो एपिकल डोमिनेंसी आपको समझना है कि एपिकल डोमिनेंसी तभी पॉसिबल है जब वहां पर एपिकल हो, और वही एपिकल क्या रिलीज करेगा, दैट कुड रिलीज, नहीं, दे मस्ट बी रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या होता है, ठीक है हमने उसकी बातें करते हैं, किसकी बातें करते हैं, हाँ, चाय का बागान। तो समझिएगा कि जो चाय के जो बागान होते हैं और वहां पर जितने भी पौधे होते हैं चाय के, वो सारे के सारे क्या होते हैं, उनकी लेंथ कम होती है, ठीक है, उनकी लेंथ कम होती है। लेंथ इसलिए कम होती है ताकि वहां पर जो लोग जाएं वहां पर उसको कट करने के लिए तो आसानी से वहां से लीफ को क्या कर ले ले। तो आप देखोगे कि जो चाय के बागान की जो खेती होती है तो उनका एपिकल मेरिस्टेम कट कर दिया जाता है, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेम जब हट जाएगा तो वहां से ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा, और जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो प्लांट की लेंथ बढ़ेगी नहीं। तो इसी कारण जो होता है कि जो चाय बागान होता है, चाय की जहां पर खेती होती है, तो उनके जो प्लांट होते हैं उनके एपिकल मेरिस्टेम को क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है, ना ऑक्सीजन निकलेगा और ना ही उसकी लेंथ बढ़ेगी। आगे बात समझ में, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि एपिकल मेरिस्टेम अगर होगा एपिकल मेरिस्टेम होगा तो एपिकल मेरिस्टेम होने से यहां से एक ऑक्सीजन निकलेगा, ठीक है, ये। अब यहां पर ऑक्सीजन जो है वो क्या कर रहा है, दो काम कर रहा है। पहला, इनहिबिशन ऑफ साइटोकाइनिन और प्रमोट द सिक्रीशन ऑफ एब्सिसिक एसिड, यानी ABA। तो ये ध्यान से समझिए यार, ऑक्सीजन कितना समझदार है, कितना तेज है, कि जब ऑक्सीजन एपिकल पर है तो वो जो एपिकल से जो ऑक्सीजन आते हैं, ठीक है, ध्यान से फिर से समझिए, है ना, इसको फिर से समझिए कि ऑक्सीजन कितना तेज है।
ऑक्सीजन जब एपिकल से जब रिलीज होता है, नीचे की तरफ आता है, तो वो साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन्स को वो क्या करता है, वो रोकता है, इनहिबिट करता है, जिसके कारण उसके ब्रांचेस आने बंद हो जाते हैं, क्योंकि साइटोकाइनिन आएगा तो उसका ब्रांच निकलेगा। तो भाई पहला काम कि ऑक्सीजन के सिक्रीशन से साइटोकाइनिन रुका, जिसके कारण ब्रांच नहीं आया। दूसरा, उसने एब्सिसिक एसिड को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया। तो आप समझो कि एपिकल मेरिस्टेम और एपिकल होने के कारण हार्मोन जब रिलीज होता है तो प्लांट की लेंथ बढ़ती है, ठीक है। अगर वही एपिकल मेरिस्टेम को हटा दिया जाए, काट दिया जाए, तो उसकी चौड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि ना वहां से ऑक्सीजन आ रहा है, ना वो साइटोकाइनिन को रोकेगा। आई बात समझ में, आ गई समझ में, ठीक है। ये बात हुई। तो ये इसी को बोला जाता है एपिकल डोरमेंसी, ठीक है, क्योंकि एपिकल रहेगा तो वहां से हार्मोन तो भाई ऑक्सीजन तो आएगा ही, ठीक है। तो टी बागान में वही होता है। और हेज मेकिंग मतलब कि प्लांट स्कूल में, कॉलेज वगैरह में जो काटते रहते हैं हम लोग ना बड़े बड़े सीजर से, उसको बोला जाता है हेज मेकिंग कहा जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पिक, सुने होंगे आप लोग, बिना फर्टिलाइजेशन का, जिसमें आपका टोमेटो आ गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वही ऑक्सीजन दे आर वाइडली यूज एज अ हर्बिसाइड्स, है ना, 2 और 4D वाइडली यूज टू किल डाइकोटिलेडनस वीड्स, क्योंकि मोनोकॉट में अगर ऑक्सीजन है तो वो डाइकॉट के किसी भी वीड्स को, प्लांट को डेवलप करने नहीं देगा, ठीक है। लेकिन खुद पे खुद नहीं होगा, तो भाई मोनोकॉट प्लांट में डाइकॉट नहीं आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन उनको किल कर देगा। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन्स बाय द गार्डनर्स। ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल्स द जाइलम डिफरेंशिएशन, यानी कि जाइलम के ग्रोथ को भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, एंड हेल्प्स इन द सेल डिवीजन, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ऑक्सीजन, ठीक है। अगर आपको ऑक्सीजन सही तरीके से समझ में आए तो पूरा वीडियो लेक्चर देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि आपने इस ऑक्सीजन को पढ़ा तो आपको इसमें से कितना % आपको समझ में आया। और ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे वीडियो लेकर आऊंगा जो कि आपके छोटे छोटे टाइमिंग में होंगे, ताकि आप उसको एक एक चीज को आसानी से क्या कर सकते हैं, आप उसको समझ सकिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा अगर कभी भी वीडियो देखिएगा तो, कि आपको इसका कितना % समझ में आया, ठीक है। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।